Question number 30. Question number 30. Solve the following linear programming problem graphically. Minimize z equals to 5x plus 10y. Okay. Subjected to x plus 2y less than equals to 120 and x plus y greater than equals to 60 and x minus 2y greater than equals to 0 and x greater than 0 and y greater than 0. Okay, this problem is called linear programming problem. Okay, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इनको हम ड्रॉ करते हैं और उसका फिजिकल रीजन फाइंड करते हैं. तो ये लाइन है, ये इनइक्वालिटीज है, इसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है हमको. ठीक है, तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू जो होगी ये 60 हो जाएगी. ऑब्वियसली देख सकते हैं आप, जब x की वैल्यू 0 होगी then 2 into y equals to 120, then y equals to कितना हो जाएगा? 120 upon 2 कितना हो जाएगा? 60. ओके, इसी तरह से जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 120. Okay, 120. Now next is for this equation, when x is 0 then y will be 60 and when y equals to 0 it will be 60. Okay, अब ये लाइन है, इनइक्वालिटी है, तो x minus 2y equals to 0. यहाँ पे ये लिखेंगे इस तरह से. तो यहाँ x equals to कितना हो गया? 2y हो गया. अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि x y, ठीक है, x y यहाँ पे. तो इस तरह से जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी. y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगी, अगर ये 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा. और इसी तरह से अगर ये हम -1 लेंगे तो y की वैल्यू, तो ये हमारा -2 हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका फिजिकल रीजन फाइंड करना है. तो फिजिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो 0 60 है 120 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, 20 20 के स्केल में हम जो है इसको बना लेंगे. जैसे मान लीजिए 20 है. ओके, ये जो है 20 है. ठीक है, ये 20 हो गया, 40 हो गया, 60 देन 80 देन 100 देन 100 एंड देन 120. ओके, उसके बाद यहाँ पे 20 के स्केल 20 40 60 एंड देन 80. ओके, एंड देन 100. ठीक है, अब पहली वाली लाइन को हमें ड्रॉ करना है. 0 60 किधर होगा? 0 60 यहाँ पर होगा. ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है? 0 60. दूसरा पॉइंट क्या है? 120 कहाँ पर है? यहाँ पर है 120 ये पॉइंट है. तो ये लाइन है. ठीक है, तो ये जो है क्या आएगी? डार्क आएगी, क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू है. तो इसको हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है? फिजिकल रीजन फाइंड करना है. मतलब कि फिजिकल रीजन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. तो आपको क्या करना है, इस लाइन के या तो इधर कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है. तो जनरली हम यहाँ पे अगर 0 0 कंसीडर कर लेते हैं तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 0 कंसीडर करेंगे. तो क्या करेंगे, अब जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है 0 0, उसको इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो कितना हो जाएगा? 0 + 2 * 0 लेस देन इक्वल्स टू 120. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, मतलब कि ये क्या है? ट्रू है. इसका मतलब है कि जिस तरफ हमने पॉइंट लिया है 0 0, उसकी तरफ ही जो फिजिकल रीजन होगा. तो इस लाइन के लिए जो फिजिकल रीजन होगा हमारा वो इस साइड होगा, इस साइड. ठीक है, इस साइड होगा. इसी तरह से इस लाइन के लिए देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन हमारी ड्रॉ करेंगे 0 60 यहाँ पर होगा, सेम यही होगा 0 60. और दूसरा पॉइंट 60 0 यहाँ पर होगा, 60 0 यहाँ पर होगा. ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे करके. ठीक है, अब इसके लिए फिजिकल रीजन किधर होगा? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फिर से वही 0 0 पॉइंट लेंगे, क्योंकि 0 0 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है. पॉइंट वो कंसीडर करते हैं जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता. 0 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. 0 + 0 greater than 60, कहने का मतलब 0 जो है बड़ा है 60 से, जो कि फॉल्स है ना. इसका मतलब है कि जो हमने पॉइंट लिया है उसकी दूसरी तरफ जो फिजिकल रीजन होगा, इस लाइन का फिजिकल रीजन होगा इस साइड होगा, यहाँ पे. ठीक है, इस साइड होगा. अब तीसरी लाइन यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 2 है. तो
तो ये जो लाइन है ऑरिजिन से पास करेगी, ऑरिजिन से पास करेगी और ये जो है इस तरह से आएगी, ठीक है। 1 2 x की वैल्यू जब 0 होगी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 होगी तो 1 हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, इधर आएगी। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे लाइन को तो ये ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे करके आएगी, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारी तीसरी लाइन है। अब इसका भी फिजिकल रीजन फाइंड करना है किस साइड होगा, तो यहाँ पे भी हम सेम पॉइंट, ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, हमें ओरिजिन कंसीडर नहीं कर सकते, वो पॉइंट कंसीडर करने हैं जो लाइन की या तो इधर लाइन कर रहे हैं या फिर उधर। तो मान लीजिए इधर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, 60 0 60 ले लिया, ओके 0 60। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 0 -2 into y, y का वैल्यू कितना है 60, 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो -120 ग्रेटर देन 0, ये है। तो कहने का मतलब है कि 120 -120 बड़ा है 0 से, जो कि फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव साइन नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में है, इसलिए छोटा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो जिधर हमने पॉइंट लिया है उसकी दूसरी तरफ जो है वो फिजिकल रीजन होगा, तो इस लाइन का फिजिकल रीजन इधर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस लाइन का फिजिकल रीजन इधर है, इस लाइन का इधर है और इस लाइन का इधर है, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा फिजिकल रीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक तो ये होगा हमारा, मान लीजिए हमने ए पॉइंट ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लिया, इसको हमने सी पॉइंट ले लिया और इसको हमने डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसमें जो सी और डी है वो पॉइंट गिवन है, ए और बी हमें फाइंड करने हैं। अब ए और बी पॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, ये थर्ड लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, ये हमारी सेकंड लाइन थी और ये हमारी थर्ड लाइन थी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है, x + 2y equals to 120 and third equals to x minus 2y equals to 0। x equals to 2y हो जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इट विल बी 2y + 2y equals to 120 means 4y equals to कितना हो गया 120/4, 120 means y equals to 30 हो गया, ठीक है। तो y equals to 30 हो जाएगा, तो x equals to कितना है 2y है ना, तो 2 into 30 कितना हो गया 60। तो x का वैल्यू हो गया 60 and 30। तो a जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 60 30, मतलब कि ये a जो कोऑर्डिनेट है वो 60 and 30, ये हो गया हमारा 60 30। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट b हमें फाइंड करना है। अब पॉइंट b कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट करनी है, ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाला, मतलब कि थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड एंड सेकंड मतलब कि x + y equals to 60 and third and second, x minus 2y equals to 0 means x equals to 2y हो गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2y plus y equals to 60, तो 3y equals to कितना हो गया 60, y का वैल्यू कितना हो गया 20, तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 40 और 20 ये इसका पॉइंट होगा। तो b कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा 40 and 20 ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है z, वैल्यू ऑफ z कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, z क्या है 5x n + 10y, ठीक है 10y। और कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या है a, सबसे पहले a पॉइंट क्या है, इट इज 60 30 and then b point is 40 20, okay। now next c point is 60 0 and d point is 120 0, ठीक है 120 0। अब इस पे जो है वो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 60 and + 10 × 30, यानी कि मतलब कितना हो गया 300 and + 300 कितना हो गया 600, ठीक है। यहाँ पे जो z की वैल्यू आएगी 5 × 40 and + 10 × 20 कितना हो जाएगा ये 200 and + 200 कितना हो गया 400, ठीक है।
यहाँ पे कितनी होगी, z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे 60, 5 इंटू 60 एंड प्लस 10 इंटू 0, कितना हो जाएगा ये 300। नेक्स्ट जो है 5x, 5 इंटू 120 हो जाएगा, x की वैल्यू 120 है और y की वैल्यू कितनी 0 प्लस 10y मतलब 0, तो कितना हो गया ये 600 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है। मिनिमम वैल्यू जो है ये आपकी 300 पे है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ z इज 300, ओके, एट पॉइंट कौन से पॉइंट पर है, यहाँ पर है, c जो है c 60 0, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तब कैसे करते, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 600 है, 100 है, 600 है, तो ज़्यादा वैल्यू हमारी 600 है यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 600, है ना, ऑन द लाइन सेगमेंट AD, ओके, AD, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लाइन सेगमेंट AD के ऊपर होगी, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे सब इन सभी पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज Question number 31. In a recreational event at a school, there were 8 students, 6 parents and 4 teachers. मतलब कि स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई जिसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 8 स्टूडेंट्स ने किया, 6 पेरेंट्स ने किया, ओके, एंड जो है वो 4 टीचर्स ने किया, ठीक है, टीचर्स ने किया। So to play a game, two members were selected randomly one after the other. Find the probability distribution of number of students selected. ठीक है, मतलब कि 2 पर्सन इसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है जिसमें 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाने चाहिए, ठीक है। तो वही है, ये गेम है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि जब 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए x जो है वो लिया, मान लीजिए सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट, ओके। तब x की वैल्यू क्या हो सकता है कि 0 हो, एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट ना हो, है ना, हो सकता है ना कि मतलब 8 स्टूडेंट्स हैं, 6 पेरेंट्स हैं, 4 टीचर्स हैं, हमने 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे एक के बाद एक। तो हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट ना हो सकता है कि एक स्टूडेंट हो बाकी एक कोई और हो सकता है कि 2 भी स्टूडेंट हो, ये केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हम लोगों को। तो p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, मींस नो स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जब एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ तो कौन सिलेक्ट होगा, 2, बाकी 2 इनमें से ही आएगा, पेरेंट्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे, ठीक है। और पेरेंट्स टीचर्स टोटल में कितने हैं, 10, तो मतलब कि 10 में से 2 सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ओके। और टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल केसेस है हमारे पास 18 है, 18 में से हम 2, इसका टोटल आउटकम्स आ जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से p x इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। तो 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड मींस यहां से एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया, यानी कि मतलब कि 8C1 हो जाएगा। तो बाकी जो है वो क्या होगा, दूसरा कोई होगा, ठीक है। तो उसमें बाकी 2 मतलब कि ये 10 में से आएगा, 10C1, ओके, एंड देन 18C2, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज p x इक्वल्स टू 2 मींस 2 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, ठीक है। तो उस केस में स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 8 में से दोनों ही सिलेक्ट हो गए तो 8C2 हो जाएगा और टोटल कितने 18C2, ठीक है। तो इन
सबको हम जो सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फाइनली तो इसकी जो वैल्यू है ये 90/306 हो जाएगी और ये जो है हमारी 160/306 हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो है हमारी 56/306 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसको अप्लाई करने से जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद इसका टेबल बना देंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे इसका। तो x की वैल्यू ये x हो गई हमारा, px हो गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या है? हमारी 0 है, 1 है एंड देन 2 है। ओके, 0 है, 1 है एंड देन 2 है। तो जब 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 90/306 हो गया, ये 160/306 हो गया और ये 56/306 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये 5 और 6 11 और 9 20। ठीक है, और यहाँ पे 1 तो ये 306/306 मतलब कि 1 आ गया। कहने का मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो ठीक है एकदम। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इसी का एक और पार्ट है। क्वेश्चन इज कि that x denotes the number of hours you study during a randomly selected school day। तो x क्या है? number of hours you study, number of hours you study। okay, you study मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आप स्कूल टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे दिया गया है? देखो यहाँ पे दिया गया है px equals to x, ओके, equals to 0.1 if x equals to 0, okay, kx if x equals to 1 or 2 and k 5 minus x if x equals to 3 or 4, okay, and 0 otherwise 0 दिया हुआ, बाकी केसेस में 0 हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी मतलब कि आप स्कूल टाइम में कितना घंटे पढ़ते हो, ये चीज है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है कि आप 1 भी घंटा नहीं पढ़ते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.1 है। आप 1 घंटा या फिर 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? kx है। आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं उसका प्रोबेबिलिटी ये है, और उससे ज्यादा पढ़ते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, ये चीज है, समझ में आ गई बात? ओके, तो अब हम इसका टेबल बना लेंगे। यहाँ पे टेबल बना लो। इसका टेबल क्या है कि अगर आप x and px, ओके, तो 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, 0 आवर्स पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 के लिए आपका kx है, 2 के लिए आपका kx है, 3 के लिए आपका k 5 minus x है, ओके, एंड k 5 minus x जो है 4 के लिए भी है। ठीक है, और 5 के लिए अदरवाइज 0 है, मतलब बाकी सब के लिए 0 है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड k, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में बताया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका सम कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि 0.1 प्लस, ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स kx लिखा जा सकता है, प्लस दोनों सेम है 2 टाइम्स k 5 minus x, ओके, ये हो जाएगा, और प्लस 0, ओके, प्लस 0 इक्वल्स टू 1, सबके बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कि 0.1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x के बराबर x का वैल्यू कितना है? 1 है, मतलब कि यहाँ पे k आएगा, और इसके यहाँ पे इसके लिए जो
वैल्यू होगा वो 2k हो जाएगा, प्लस 3 के केस में x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा, एंड प्लस 4 के केस में ये 1 हो जाएगा, तो k हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे 2 4 और ये 6 के हो गया, 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1। इसको सॉल्व करेंगे 0.9 हो जाएगा, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.9 अपॉन 6, मतलब कि डेसिमल हटाएंगे तो 60 हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है, तो ये 3 अपॉन 20 हो जाएगा, 3 अपॉन 20 इसका k का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आप 2 घंटे से कम पढ़ते हैं, 2 घंटे से कम पढ़ते हैं, तो 2 घंटे से कम पढ़ते हैं तो x का वैल्यू जो है वो 2 घंटे से कम होगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा p x लेस देन 2 आवर्स हो जाएगा, सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, 2 घंटे से कम, तो इसको क्या मतलब है कि p जो है 2 घंटे से कम, मतलब कि x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, और x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो अब जब प्रोबेबिलिटी जब x का वैल्यू 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना रखा है 0.1 दे रखा है। ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 1 है, उसका प्रोबेबिलिटी kx दिया हुआ है, प्लस x इक्वल्स टू 2 है तो उसका प्रोबेबिलिटी kx दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये x का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली k बचेगा, और यहाँ पे आपका ये 2k हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3k, मतलब कि 3 इंटू 3 अपॉन 20 मीन्स 9 अपॉन 20, ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट मोस्ट 2 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 घंटे पढ़ते हो, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। तो इसमें बेटा ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, ये वाला केस बनेगा इसका, और ये जो ये थर्ड वाला एट मोस्ट 2 आवर्स, तो ये बनेगा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से कम। तो उस केस में ये जो 0 बनेगा, 1 बनेगा और 2 बनेगा। ओके, और जो सेकंड केस में है वो बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, तो 2 घंटे से ज्यादा, तो मतलब कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये होगा। तो p 2 से ज्यादा तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, और फिर 5 के लिए जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो p2 के लिए कितना प्रोबेबिलिटी है kx है, तो ये कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस 3 के लिए कितना है 3 वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये 5 माइनस 2 2k ये भी बच जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा, एंड 4k के लिए जो है ये ओनली k बचेगा, ओनली k। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5k, कहने का मतलब है 5 टाइम्स 3 अपॉन 120, 3 अपॉन 20, 3 अपॉन 20, तो ये 4 हो जाएगा, 3 अपॉन 4 इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कम से कम, यहाँ पूछेगा कम से कम 2 घंटे, तो 2 घंटे से ज्यादा, और ये एट मोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, तो इस केसेस का ध्यान रखना है और इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने ये सी सेक्शन पार्ट जो डिस्कस कर लिया है। अब आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए और एनालाइज कीजिए, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।